नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे हम लोग आज एमसीक्यूज करने वाले हैं। जैसे कि आपकी पोक्सो जो एक्ट है 2012 का, और ये ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के लिए क्लासेस है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कुछ कुछ क्लासेस करते जा रहे हैं। डेली अभी क्लासेस नहीं होती, अल्टरनेट डे पे होती हैं। वो इसलिए हो रही है क्योंकि अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तब तक जितनी भी क्लासेस हो रही है, लेकिन सब जितनी भी मेरे द्वारा आपकी क्लासेस करवाई जा रही हैं, ये हमारे से रिलेटेड या फिर जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम जैसे एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, करंट अफेयर आपका करवाया जा रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे भी करंट अफेयर क्लासेस नहीं देख रहे हैं, देख लें, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है फिर आप इतना करंट अफेयर कहाँ से तैयार कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने एक मंथ को दो पार्ट में डिवाइड करके करवा रही हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा एकदम से ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो करंट अफेयर 2025 की क्लासेस हो रही हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा करंट में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है तो वो भी आपकी क्लासेस करवाई जा रही है। इसके साथ ही जो एजुकेशनल करंट अफेयर आता है ईएमआरएस और एनवीएस एग्जाम में, ठीक है, उसको भी करवाया जा रहा है यहाँ पे। इसके साथ ही स्पेशल हॉस्टल वार्डन की क्लासेस भी करवाई जा रही है। जैसे कि अभी आपका पोक्सो एक्ट करवाया गया है 2012 का, उससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज की क्लास हो चुकी है। तो आज भी हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज आपके थ्योरी पार्ट तो वही है जो एक क्लास में हो गया है, ठीक है। बाकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करेंगे, जिससे कि आपकी जो भी नॉलेज है वो अच्छे से हो पाए। और जैसे कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो सेम एक टॉपिक से हम लोग जब बहुत सारे एमसीक्यूज कर लेंगे तो आपका वहां से कोई भी क्वेश्चन बन रहा होगा तो वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो देख लें। प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, सब में क्लासेस इसीलिए प्लेलिस्ट बना दी जिससे कि आपको अलग अलग ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट देख के अपने अकॉर्डिंग जिस भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ ही जो हिंदी है, इंग्लिश है, आपका आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसकी भी कम्बाइंड क्लासेस चल रही है ईएमआरएस एनवीएस कंपलसरी पेपर के नाम से। तो वो क्लासेस भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगी और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। और चाहे कितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, क्योंकि जितनी बार आप गलती करेंगे उसमें कुछ नया ही सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज पोक्सो स्टैंड फॉर, मतलब पोक्सो का पूरा नाम क्या है। सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा अधिनियम। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। और सबको ही इंग्लिश में फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कभी कभी है केवल इंग्लिश में ही दे देता है, ठीक है। तो ऐसे जो टर्म होते हैं उनकी इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए, जो भी हिंदी मीडियम से बच्चे हैं। इसके बाद है प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, नागरिकों को यौन अपराधों से सुरक्षा अधिनियम। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट स्कूल गोइंग ऑफेंडर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सही हो जाएगा। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। तो ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पोक्सो एक्ट 2012 अप्लाइज टू चिल्ड्रन बिलो दैट एज, मतलब पोक्सो जो एक्ट है वो किन बच्चों पे लागू किया जाता है, मतलब या फिर उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, उनके लिए पोक्सो एक्ट बनाया गया है। तो 16 साल, 18, 21 या फिर 14 साल, ठीक है। तो ये पोक्सो 2012 के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाता है तो 18 साल। एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, ठीक है, पोक्सो का ही। तो वहां पे ये बात कही गई थी, जो 16 वर्ष से छोटे बच्चे हैं, 16 साल तक की एज के बच्चे हैं, ठीक है, उन तो यहाँ पे जैसे 2012 में 18 साल एज रखी गई है, और जो तो अमेंडमेंट हुआ था उसमें 16 साल की एज रख दी गई है, ठीक है। इसके बाद है तो यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पोक्सो एक्ट अमेंडमेंट एंड फ्रॉम व्हेन डिड द अमेंडमेंट बिकम इफेक्टिव, पोक्सो अधिनियम में संशोधन कब किया गया था और ये कब प्रभावी हुआ था। 6 अगस्त 2019 को संशोधित, मतलब अमेंड किया गया था, 16 अगस्त 2019 को प्रभावी हुआ, लागू हो गया, ठीक है। इसके बाद 16 अगस्त को किया गया था या फिर 6 अगस्त को लागू हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट है
5 जुलाई को किया गया था और 5 जुलाई 2018 को किया गया था, 10 जुलाई 2018 को लागू हुआ था, या फिर आपका 1 जनवरी 2020 को संशोधित किया गया, 10 जनवरी 2020 को प्रभावी हुआ। तो ये कब हुआ? यहाँ पे कौन से की बात हो रही है? क्वेश्चन भी आप पढ़ेंगे, पोक्सो एक्ट अमेंडमेंट। तो सबसे पहले अमेंडमेंट जो 2019 का हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे कब हुआ था ये अमेंडमेंट? 6 अगस्त 2019, ठीक है। यहाँ पे 5 कर लीजिएगा, 5 अगस्त 2019 को ये अमेंड हुआ था। इसके बाद लागू कब हो गया था? 16 अगस्त 2019 को, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप 5 कर लीजिएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। व्हाट इज द जेंडर स्कोप ऑफ पोक्सो एक्ट? पोक्सो अधिनियम में लिंग को लेकर क्या प्रावधान है? तो ये जो पिछला आपका एमआरएस का मास्टर बोर्डन का पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, केवल लड़कियों के लिए, केवल लड़कों के लिए, या फिर लड़कों लड़के दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है? मतलब जेंडर न्यूट्रल है, ये दोनों के लिए है। ओनली प्रोटेक्ट इन्फेंट, केवल शिशुओं के लिए है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों के लिए ही ये इक्वल है, ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियों के लिए है या फिर लड़कों के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वाज द बर्डन ऑफ प्रूफ इन पोक्सो केसेस? पोक्सो मामलों में सबूत देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बच्चे की, आरोपी की, बच्चे के अभिभावक की, या फिर जांच अधिकारी की? तो आरोपी जो होता है उसको ही सबूत देने की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पोक्सो एक्ट रिगार्डिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस, पोक्सो अधिनियम के तहत बाल यौन शोषण मामलों के लिए क्या अनिवार्य है? तो मामलों की रिपोर्ट करना, केवल स्वैच्छिक रिपोर्टिंग, सिर्फ माता पिता द्वारा रिपोर्टिंग, सिर्फ अधिकारियों के कहने पे रिपोर्टिंग, ठीक है। तो रिपोर्ट करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी के द्वारा देखा गया या किसी के द्वारा सुना गया, या किसी को लगता है कि कोई चीज हो सकती है, या किसी को लगता है कोई किसी बच्चे का पीछा कर रहा है या फिर उसको परेशान कर रहा है, ठीक है। तो वो कोई भी इंसान यहाँ पे रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है। और इसकी डिटेल मैंने आपको पढ़ाया भी है थ्योरी क्लास में, तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर कैन कंप्लेंट अंडर द पोक्सो एक्ट बी फाइल्ड? पोक्सो अधिनियम के तहत शिकायत कहाँ दर्ज कराई जा सकती है? विशेष किशोर पुलिस इकाई में, स्थानीय पुलिस थाना में, ए और बी, या फिर केवल अदालतों में? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पोक्सो एक्ट के लिए अलग से ही स्पेशल जो विशेष किशोर पुलिस इकाई बनाई गई है, जो कहाँ होती है? जो भी आपका स्थानीय थाना है, मतलब लोकल में जो भी पुलिस स्टेशन है, ठीक है, आपके लोकेशन या एरिया में, तो वहाँ पे ये इकाई, एक यूनिट हर जगह रहती है, वहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं, या फिर जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ भी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पोक्सो अधिनियम के तहत बाल शोषण की रिपोर्ट करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर इस्तेमाल किया जाता है? तो 1098 हेल्पलाइन नंबर इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो 100 नंबर है वो पुलिस हेल्पलाइन के लिए है, ठीक है, उस पे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी शिकायत कराता है तो क्या होता है? मतलब कोई है कि फॉल्स कंप्लेंट करता है पोक्सो के अंदर, तो क्या होगा? उन्हें साहस के लिए पुरस्कृत किया जाएगा? तो ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें कोई दंड नहीं मिलेगा, उन्हें कानून के तहत दंड दिया जा सकता है, उनका मामला बिना किसी कार्रवाई के खारिज किया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिपोर्टिंग अ पोक्सो ऑफेंस? पोक्सो अपराध की रिपोर्टिंग की पहली प्रक्रिया क्या होती है? मीडिया को जानकारी देना? तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बच्चे की जो भी पहचान है, या फिर बच्चों के माता पिता की पहचान, या फिर यहाँ तक कि उनके जो पड़ोसी हैं उनकी भी पहचान को गुप्त रखा जाता है, ठीक है, जब तक कोई ऊपर से ऑर्डर नहीं आता है, ठीक है। तो मीडिया में जानकारी दे सकते हैं, लेकिन उसको हर तरीके से पहले गुप्त ही रखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद है लिखित शिकायत दर्ज करना, सेंडिंग अ लेटर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को पत्र भेजना, पोस्टिंग अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, आपका यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। फाइलिंग राइटिंग, लिखित शिकायत दर्ज कराना, ये सबसे पहली प्रक्रिया होती है, मतलब आपको सबसे पहले शिकायत दर्ज करानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु
मस्ट बी इन्फॉर्म इमीडिएटली आफ्टर अ केस रजिस्टर अंडर पोक्सो। पोक्सो मामलों की रिपोर्ट के होने के बाद तुरंत किसे सूचित किया जाना चाहिए? बच्चे के स्कूल शिक्षक को, बच्चे के रिश्तेदारों को, या फिर बाल कल्याण समिति, विशेष न्यायालय को, या फिर मीडिया को। तो सबसे पहले रिपोर्ट होने के बाद देखो, सबसे पहला स्टेप तो क्या होता है, सबसे पहले तो रिपोर्ट करी जाएगी, ठीक है। उसके बाद किसको सूचना देनी चाहिए? जो बाल कल्याण समिति है, जो बाल कल्याण समिति है, ठीक है, ये इसके लिए ही स्पेशली बनाई गई है, इसलिए यहाँ पे करेंगे। और या फिर जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, ठीक है, विशेष न्यायालय है, यहाँ पे शिकायत की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे पनिशमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है, तो पनिशमेंट किसके अंदर है? धारा 4 के अंदर यहाँ पे पनिशमेंट का प्रावधान रखा गया है, तो इसको देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 4 पोक्सो, व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट? पोक्सो की धारा 4 के तहत घुसपैठ यौन उत्पीड़न के लिए न्यूनतम सजा क्या रखी गई है? तो 10 साल रखी गई है, ठीक है, 10 साल की सजा रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन यदि दोषी पाया जाता है धारा 6 के तहत उसको दंडित किया जाएगा? तो धारा 6 के तहत मैंने बताया कि जो मतलब जिनको बोला जाता है कि जो समाज के रक्षक हैं, अगर उनके द्वारा ऐसी कोई घटना होती है तो उनको किस में रखा जाएगा? धारा 6 के अंदर। जैसे आपके पुलिस अधिकारी हो गए, टीचर हो गए, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वगैरह हो गए, ठीक है। जैसे हॉस्टल वार्डन भी यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह पे जो रेजिडेंशियल स्कूल है वहाँ पे हॉस्टल वार्डन, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेन ऐसी आई हैं जो इन सब कृत्य में पाए गए हैं, ठीक है। तो जो भी ये स्पेशल लोग हैं, स्पेशल इन द सेंस वैसे स्पेशल नहीं कि मतलब जिनके द्वारा उम्मीद की जाती है कि वो बच्चों का संरक्षण करेंगे, उनके द्वारा ही ऐसी कोई घटना की जाती है, तो उनको किस धारा में रखा जाएगा? धारा 6 के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हॉस्टल वार्डन को ये सब चीजें यहाँ पे सिखाई जा रही है, जिससे कि उन्हें सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट अंडर सेक्शन 8 फॉर टचिंग अ चाइल्ड्स प्राइवेट पार्ट विद सेक्सुअल इंटेंट? ठीक, तो यहाँ पे सेक्शन 8 के अंदर कितनी साल की सजा है अगर ऐसा कोई कृत्य पाया जाता है? तो यहाँ पे 3 साल की सजा रखी गई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट अंडर सेक्शन 10? ठीक है, तो यहाँ पे धारा 10 की बात कर रही है, तो यहाँ पे कितनी न्यूनतम सजा कितनी होनी चाहिए? होती है सी 5 साल की यहाँ पे न्यूनतम सजा होती है, ठीक है। तो आपको अलग अलग सेक्शन की धारा भी, और कुछ दिन रुक जाइए, फिर उसके बाद आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट में कीवर्ड, जैसे कि इस सेक्शन में ये होती है, इस प्रकार से भी क्लासेस आपको दे दी जाएंगी, जिससे कि आप तुरंत से रिवीजन कर पाए, ठीक है। इसके धारा 12 से रिलेटेड क्वेश्चन है, अंडर द सेक्शन 12 व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ ए चाइल्ड? यहाँ पे धारा सेक्शन जो 12 है उसके अंदर पूछा गया कि कितनी अधिकतम सजा होती है, ठीक है। और इन धाराओं को मैंने डिटेल में पढ़ाया है, अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि धारा वारा क्या है, तो वो थ्योरी की क्लासेस जाके देखे, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद आपको बताना भी है कमेंट सेक्शन में आपके कितने आंसर सही हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आंसर लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे देख के बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में जब आप देने जाएंगे तो वहाँ पे आंसर नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही आंसर हो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर मैंने गलत भी रखे हैं, इसीलिए गलत रखे हैं कि आप अपना कितना जो पढ़ा हुआ है उसको यूज करते हैं, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट एमसीक्यूज की क्लास होगी तो मैं यहाँ पे आंसर नहीं रखूंगी, यहाँ पे मैंने आंसर रखने का यही है। यहाँ पे कुछ आंसर गलत भी हैं, तो वो कमेंट सेक्शन जब आप बताएंगे तब आपको पता चलेगा कौन सा आंसर गलत है, ठीक है। गलत केवल इस वजह से रखा गया है कि आपका कितना तैयार है, इसलिए थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, उसको जाके पढ़े फिर एमसीक्यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है सेक्शन धारा के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? 3 साल यहाँ पे सजा का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट है धारा 14, बच्चों, धारा 14 किससे रिलेटेड है? यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। धारा 12 यौन उत्पीड़न के लिए दंड, इसके बाद धारा 14 किसके लिए? पोर्नोग्राफिक उद्देश्यों के लिए उपयोग का दंड, मतलब किसी बच्चे का यूज किया जाता है पोर्नोग्राफी के उद्देश्य के लिए, तब उसमें कितने साल की सजा रखी गई है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर सी हो जाएगा,
आपका 7 साल की सजा रखी गई है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो रहा होगा कौन सी धारा में किस हिसाब से सजा रखी गई है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, धारा 15 किससे रिलेटेड है? बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री संग्रहित, मतलब बच्चों की पोर्नोग्राफी से रिलेटेड आपके पास कोई भी मटेरियल रहता है, कोई भी वीडियोज रहती है, फोटोज रहती हैं, तो उनसे संबंधित है। ठीक है, धारा 15। तो धारा 15 के तहत पहली बार बाल पोर्नोग्राफी संग्रहित करने पर कितना जुर्माना लगेगा? ये पहली बार है, फर्स्ट टाइम। जैसे मान लो आपके किसी ने ऐसे कोई सामग्री इकट्ठी की है, तो पहली बार पता चलता है, पहली बार उसको 5,000 रुपए देने होंगे जुर्माने के तौर पे। अगर दूसरी बार उसके पास फिर से वो चीज निकली, दोबारा कंप्लेंट ऐसी आई, तो फिर वहां पे दूसरा प्रावधान है। ठीक है, इसलिए आप जरूर थ्योरी क्लासेस देखें, उसमें अच्छे से करवाया गया है। इसके बाद पनिशमेंट फॉर एपमेंट, धारा 17 में उकसाने का दंड। ठीक है, तो वोट पनिशमेंट इज गिवन फॉर एपमेंट हेल्पिंग और इंस्टिगेटिंग ऑफ अ क्राइम अंडर पोक्सो। तो उसमें कितना रखा गया है? मूल अपराधी की आधी सजा, मूल अपराध के समान सजा, केवल जुर्माना, कोई सजा नहीं। तो यहाँ पे सेम एज द मेन ऑफेंस, मतलब किसी ने कोई सजा नहीं की है, लेकिन जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि नौकरी के बहाने उनको बोलते हैं कि यहाँ पे चलो मेरे साथ, और तुम्हें यहाँ पे इतने हजार की नौकरी मिलेगी, तो लड़के लड़कियां दोनों ही चले जाते हैं। ठीक है, और वहां पे क्या होता है कि उनको इन सब कामों में लगा देते हैं, तो उसके लिए भी सेम ही सजा यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 21, ये किससे रिलेटेड है? अपराध की रिपोर्ट ना करने के दंड। तो धारा 21 है, जैसे मान लो कोई आपको पता लगा कि कोई अपराध हुआ है, ठीक है, आपके आसपास हुआ है, या फिर आपको लगा कि हाँ कोई बच्चे को परेशान कर रहा है या फिर कुछ है, उस वो ये चीज कर सकता है, ऐसा कुछ है, तो आप तुरंत उसकी अपराध की सजा मतलब रिपोर्ट करेंगे। अगर ऐसा पाया गया बाद में इंक्वायरी के टाइम कि किसी व्यक्ति को पता था लेकिन उसने बताया नहीं, तो उसके लिए भी यहाँ पे सजा रखी गई है। ठीक है, और कितनी रखी गई है? 6 महीने की ये सजा रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अब धारा 23 की अगर बात करें, मीडिया में बच्चे की पहचान प्रकट करने का दंड। तो मीडिया, मैंने बताया कि सबसे ज्यादा तो है कि बच्चे की प्राइवेसी बना के रखी जाएगी। ठीक, तो कितना रखा गया है? 6 साल के तहत अगर मीडिया में किसी ने इस प्रकार से लीक किया है या बताया है, मतलब पब्लिक की कोई चीज आ गई है सामने, अ, केवल जुर्माना रखा जाएगा 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, या फिर 6 महीने से 1 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे टी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अंडर द पोक्सो एक्ट 2012 ऑल ऑफेंसेस आर कंसीडर्ड, मतलब सारे ऑफेंसेस कैसे कंसीडर किए जाएंगे? तो यहाँ पे ग्रीवियस एंड नॉन वेलेबल। ठीक है, यहाँ पे सी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे, और तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप ये देखो कि आपका कितना तैयार हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे मैंने बता भी दिया है कि जैसे 23 में क्या चीज बोली गई, इसीलिए आपको हिंट दिया है। बाकी आपको बहुत डिटेल में थ्योरी क्लास में मिलेगा, वहां से आप जरूर थ्योरी करिएगा, और कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए बिना आंसर देखे। ठीक है, नेक्स्ट जब भी हम लोगों की क्लासेस होती है एमसीक्यूज की, तो आपके आंसर यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, ये आंसर तो आपको बताने हैं, जिसके जितने भी आंसर सही हुए हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। इसके अलावा क्लासेस ज़्यादा शेयर करें, जो बच्चे भी हॉस्टल बोर्ड में तैयारी कर रहे हैं उन तक क्लासें पहुंचनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्लासेस सारी आपकी फ्री हैं, और पीडीएफ वगैरह भी आपको फ्री ही मिलेगा। और इसी प्रकार के अपडेट क्लासेस के लिए बने रहिए लाइन टुगेदर से। धन्यवाद।